Good morning, all of you. Let's wait 1 or 2 minutes. Other students join. Is my voice clear? Yes, sir. Okay. So बाकी लोगों को ज्वाइन करने देते हैं. 14 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए अभी तक. और इस बीच में तुम लोग एक काम करो आज. अगर जिन लोगों के पास पेन पेपर नहीं है, कॉपी पेपर, तुम लोग एक कॉपी पेपर लेके आओ, क्योंकि आज एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग को करे देखेंगे. और कैलकुलेटर भी तुम लोग अपना पास रखो, उसका भी जरूरत पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट दिन क्लास हुआ था, उसके बाद सेकेंड क्लास डिसकंटिन्यूड हो गया. उसके बाद ज़्यादा स्टूडेंट आया नहीं, तो उसमें हम लोग सिंगल स्टाफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे. तो जो लोग नहीं आए हुए थे वो जाके मतलब यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, उसको चेक कर लेना. क्या क्या है बेसिक कंसेप्ट्स एंड उसका जो वीडियोस है, ठीक है, सिंगल स्टाफ एंड डबल स्टाफ का जो वीडियोस है वो भी हमको जो सबसे अच्छा लगा वो भी हम अपलोड किए हैं गूगल क्लासरूम में. फॉलो करोगे. और आज जो हम कराएंगे उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वीडियो मतलब जो यूट्यूब मटेरियल्स है उसको हम अपलोड कर दिए हैं, जाके चेक कर सकते हो. आज जाके आज मतलब कुछ कुछ पता चलेगा क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम लोग चेक करोगे. और जो क्विज थे उसका आंसर कुछ कुछ स्टूडेंट सबमिट किए हो, अभी तक हम चेक नहीं किए हैं. तो बाकी स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट द आंसर बिफोर डेडलाइन. ओके. और कल हम एक असाइनमेंट तुम लोग को देंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसको भी सॉल्व कर लेना, सबमिट कर दोगे. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज द VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. एंड फिर से हम उसका अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ है एक आध बार हम बोलने का कोशिश करेंगे. सो कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो कैसे डिफाइन करोगे? एंड फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग अभी तक पेन पेपर नहीं लेके बैठे हो, कैलकुलेटर प्लीज कीप इट विथ यू, वो उसका अभी जरूरत पड़ेगा. ओके. कॉपी पेपर एंड कैलकुलेटर, क्योंकि देखो एग्जाम तुम लोग को देना पड़ेगा एंड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा. सो जैसा भी कंडीशन हो, तुम लोग घर से क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, लेकिन उस समय जब क्वेश्चन होगा आंसर तुम ही लोगों को करना पड़ेगा. सो सीखना तो पड़ेगा. कोई नहीं बोलेगा. दिब्बा सर जोशी. रिफ्लेक्टेड हाँ बोलो सुमन बोलो. सर रिफ्लेक्टेड वेव बाय इंसिडेंट वेव को सर वही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं. रिफ्लेक्टेड वेव बाय इंसिडेंट वेव, ठीक है. ये तो हो गया, लेकिन वो बेसिकली रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम लोग को कब मिलेगा? सर जब इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होगा तब. Yes, right. That means when you are providing some power with transmission line to your load, and there is some mismatch. That means ZL not equals to Z naught, and that time some power or some portion of the power will be reflected back. Okay, and that time we will get the reflection coefficient value. सो अगर मान लो सारा का सारा पावर मतलब रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है,
कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, सारा पावर रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहा है, तो उस समय रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। सो आई थिंक तुम लोग अपने पास पेन पेपर लेके ऑलरेडी रेडी करके रखे हो। इज माय स्क्रीन विजिबल? थोड़ा सा लाइट है, हुआ है प्रिंट, मतलब जब हम स्कैन किए हैं, लेकिन आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल। एंड हम फिर से जब तुम लोग को रीडिंग करेंगे तो तुम लोग को और भी अच्छा से मतलब समझ में आ जाएगा। सो देखो, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट विजिबल है ना थोड़ा बहुत? यस सर। ओके, सो जैसा कि हम बोल रहे थे कि एक पावर तुम प्रोवाइड कर रहे हो जेड एस मान लो, और इधर से एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जेड एल पावर कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है जेड नॉट, एंड ये लोड है, लोड का इंपीडेंस है जेड एल। सो व्हेन जेड एल equals to z naught, that time maximum power will be transferred. That means ये जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ये जाके ये जेडएल से, जेडएल में मान लो एक एंटेना कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये एंटेना से ये टोटल पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। खैर, हम तुम लोग को बोले कि आइडिया प्रैक्टिकल केसेस में एकदम प्रॉपरली मैच करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ऑलवेज वी गेट सम रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस आउटपुट टर्मिनल। दैट मीन्स लोड एंड से हम लोग को कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन मिलता ही है, एकदम प्रॉपरली 100% मैच इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दो ही कंडीशन है, ठीक है। एक तो पूरा पावर मान लो हम लोग ट्रांसमिट हो जाएगा, उस केस में एक तो देखेंगे, और एक केस में देखेंगे कि टोटल मान लो एकदम मिसमैच, टोटल मतलब एकदम मिसमैच हुआ ही नहीं। उस केस में क्या होगा, कोई भी पावर मान लो ट्रांसमिट नहीं करेगा, कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं करेगा, टोटल पावर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा, जो कि तुम्हारा एक ग्रीक अल्फाबेट है, तो वो गामा से जस्ट अ सेकेंड, कर्सर स्लिप नहीं हो रहा है। नेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? लाइन पे हो ना? विजिबल है ना? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी? यस सर। ओके, सो जहां पे हम लोग थे कि ग्रीक कैपिटल लेटर गामा, ग्रीक कैपिटल लेटर गामा इक्वल्स टू जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे जेड एल माइनस जेड नॉट बाई जेड एल प्लस जेड नॉट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे, मतलब लोड इम्पिडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ये दोनों के रेस्पेक्टिव में डिफाइन करेंगे। सो जेड एल माइनस जेड नॉट बाई जेड एल प्लस जेड नॉट, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन है बड़ा, लेकिन वो सिलेबस में आई थिंक तुम लोगों का नहीं है। सो ये सब भी मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वीएसडब्ल्यू और उस तरह से मेजरमेंट तुम लोगों का दिया हुआ है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो जानना पड़ेगा। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग है, तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड वीएसडब्ल्यू अगर नहीं जानेंगे तो फिर इट इज इम्पॉसिबल। ओके, सो ये पहले ही हम लोग को देखना पड़ेगा, बाद में सिलेबस में इसका मेजरमेंट है, तो उसमें भी फिर से ये चीज कैसे हम लोग इसको मेजर करेंगे, तो यही सब चीज बाद में फिर से आएगा।
तो ये बेसिक कंसेप्ट है। आई थिंक बेसिक कंसेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो रहा है कि जेडएल मतलब एक आउटपुट इंपेडेंस माइनस जेड नॉट, जो कि ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है। दैट मींस इफ यू नो द वैल्यू ऑफ लोड इंपेडेंस एंड ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस, देन यू कैन फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। आज इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाएंगे। सो देखो यहाँ पे जो दो केस लेके हम लोग डील कर रहे थे कि फर्स्ट शुरू वाला जो है कि केस वन में क्या हुआ है कि इन केस ऑफ इंपीडेंस मैच्ड कंडीशन, दैट मींस ZL equals to Z0, then reflection coefficient is 0. Okay, it is very true, because if the load impedance is properly matched with ZL, then there will be no reflection. जैसा सुमंत ने बोला है कि there will be no reflection, अगर दोनों मैच हो जाएगा तो प्रॉपरली, लेकिन ये 100% मैच कंडीशन होना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरली प्रैक्टिकल केसेस में ये 100% नहीं होता है। एंड और भी एक कंडीशन है, ये ट्रांसमिशन लाइन प्रॉपरली लॉसलेस होना चाहिए। ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि प्रॉपरली लॉसलेस होना चाहिए, क्योंकि देयर आर सम अदर कंडीशंस आल्सो। सो हम लोग यहाँ पे अभी लॉसलेस, दैट मींस हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कोई भी लॉस उसमें नहीं होता है। लास्ट दिन जो लोग क्लास किए हो तुम लोग देखे हो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बहुत सारा लॉसेस होता है, इंसर्शन लॉस, रिटर्न लॉस, ओके, एटेन्यूएशन लॉस। ये सब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन ऑफर्ड। सो उसका जो फॉर्मूला है देखो कि एनर्जी के रिस्पेक्ट, इनपुट एनर्जी के और इंसिडेंट एनर्जी जो भी है वो एनर्जी है, वन काइंड ऑफ पावर ही है। सो उसके रेस्पेक्टिव में उसका डेफिनेशन डिफाइन किया है। मतलब सब वो जो रिटर्न लॉस है, एटेन्यूएशन लॉस है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग है, ठीक है, जस्ट, लेकिन मतलब मोर और लेस कंसेप्ट जो है उसका सेम ही है। सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा अलग करके डिफाइन किए। सो फर्स्ट केस तो समझ में आ गया कि व्हेन, दैट मींस टोटल पावर हम लोग का ट्रांसमिट हो रहा है, टोटल पावर ट्रांसमिट हो रहा है। एक अगर ट्रांसमिशन लाइन है, बार बार ड्राइंग करना पड़ रहा है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू टोटल पावर जो है ट्रांसमिट हो, दैट मींस हियर वी विल गेट 100% ट्रांसमिशन। ओके, नाउ द सेकेंड केस इज कि हम लोग कोई भी पावर मतलब ट्रांसमिट नहीं करना चाहते, ठीक है। दैट मींस अगर देयर आर ह्यूज मिसमैच, ओके, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब कुछ भी जो भी पावर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सोर्स से, वो टोटल रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जा रहा है, टोटल रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जा रहा है, ठीक है। एक अगर वेव ट्रेवल कर रहा है, वो जाके मिसमैच है, वो जाके एक वेव ट्रेवल कर रहा है, तो उस वेव फिर से जाके उस ट्रैप वेव मतलब धक्का खा के दीवार में फिर से वो वापस आ रहा है। दैट मींस एक फॉरवर्ड है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, रेड वाला, वो फॉरवर्ड वेव हम लोग इसको बोलते हैं, और जो वायलेट कलर का दिख रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो दो वेव है, देखो, एक जो डायरेक्शन से जा रहा है उसको धक्का खा के उसको फिर से वही पाथ से वो वापस आ जा रहा है। तो इस केस में हम लोग का कोई भी ट्रांसमिशन नहीं है, टोटल पावर हम लोगों को रिफ्लेक्शन तौर पे मिल रहा है। तो इस दौरान हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, दैट मींस इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज इज 0 to 1, ओके, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, याद रखना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 and 1 के बीच में होगा। 0 कब होगा? जब मेरा लाइन टोटली मैच्ड है, ZL equals to Z0, that times there will be no reflected power, and जब पूरी मिसमैच है ZL and Z0, then total 100% power if we get back as a reflection wave, then हम लोग उसको बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन इज 1। तो ये रेंज क्लियर हुआ, याद रखोगे, ठीक है। 0 and 1 के बीच में ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि VSWR का क्या था। VSWR का क्या कैसे हम लोग डिफाइन किए थे। सबसे पहले VSWR इज अ स्टैंडिंग वेव रेशियो, VSWR। तो लास्ट क्लास में भी बोला गया था, इट कैन बी मेजर्ड इन
both the way, in voltage form or in current form. If you are taking voltage form, then we will say voltage standing wave ratio. If you take the current form, then we'll say current standing wave ratio. तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग वोल्टेज स्टैंडिंग वोल्टेज लेके डील करते हैं. सो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इज द कॉमन वन. ओके, सो इसका डेफिनेशन भी तुम लोगों को पता है. एंड मतलब लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, फिर भी एक बार बोलना चाहेंगे कि स्टैंडिंग वेव रेशियो, स्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि स्टैंड कर रहा है, मतलब खड़ा होके वो सिचुएशन लोकेट कर रहा है. लेकिन इज इट ट्रूली स्टैंडिंग? वोल्टेज का भी मतलब इस तरह से स्टैंडिंग हो सकता है. तो इसका भी एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन तुम लोग वही जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में दे रहे थे कि सपोज एक सोर्स से एक वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है. मेरा माउस पैड नहीं है, माउस से कर रहे हैं. सो इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए. सपोज मान लो इस तरह से एक वोल्टेज आया, इधर से एक वॉल है, इस वॉल से जो कि एकदम बोल सकते हो कि शॉर्ट है. तो उस केस में ये तो कोई भी रिफ्लेक्ट मतलब ट्रांसमिट नहीं करेगा. तो उस केस में क्या होगा, ये टोटली एक लोड अगर हम लोग मानेंगे तो ये लोड से ये टोटली सेम पाथ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, सेम पाथ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. सो ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे, तो इट इज रिफ्लेक्टेड वेव. ठीक है, एक हो गया फॉरवर्ड वेव, एक हो गया रिफ्लेक्टेड वेव. तो समटाइम्स कोई भी एक पॉइंट से, और ये सब हर एक पोजीशन पे जो होता है ना, ये वोल्टेज समेशन या फिर एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होता है. तो इसके वजह से उसका मतलब वेव्स का पीक्स भी अप एंड डाउन हो सकता है. सपोज एकदम सेम टू सेम अगर वो फेज में अगर आके गिर गया, दैट मीन्स इन फेज, तो इसका डेफिनेटली जो वोल्टेज का पीक वैल्यू था वो जो मतलब आउटपुट मतलब जो मतलब हम लोग को बाद में मिलेगा आफ्टर एडिशन, वो डबल हो जाएगा, उसका टोटली डबल हो जाएगा. ठीक है, वोल्टेज पीक एकदम डबल हो जाएगा. लेकिन अगर एंटी फेज में गिरेगा उस पॉइंट पे एकदम जीरो भी हो जाएगा. दैट मीन उसको नलिफाई कर देगा फर्स्ट फेज को. मतलब फर्स्ट पर्टिकुलर उस कोई भी एक पॉइंट का वोल्टेज अगर उसको एंटी रिफ्लेक्शन होएगा, अगर टोटली एंटी फेज में, दैट मीन 180 डिग्री फेज में आके उसके ऊपर गिर रहा है विथ सेम मैग्नीट्यूड, देन उस पॉइंट में हम लोग का उस वोल्टेज लेवल जीरो. दैट मीन सिंपल मतलब वोल्टेज एडिशन, मतलब इसमें बोल सकते हो कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है कोई भी पॉइंट में. तो जैसा हम मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि ये जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. तो समटाइम्स इट लुक्स लाइक कि इट द वोल्टेज इज करेंटली मतलब प्योरली स्टैंडिंग. ओके, मतलब कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं है, ऐसा हम लोग को लग सकता है. लेकिन डेफिनेटली दिस इज नॉट ट्रू प्रैक्टिकली. उसमें एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. Just because of these two direction, it sometimes looks like this is standing. Okay, and for this reason this VSWR में ये जो standing wave mention किया हुआ रहता है, इसका जो आंसर है कि यही होगा. ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हुआ है. तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मतलब स्टैंडिंग वेव रेशियो का जो डेफिनेशन होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज और करंट बाई मैक्सिमम वोल्टेज और करंट. अगर तुम लोग वोल्टेज मतलब यहाँ पे VSWR अगर मेंशन करोगे, VSWR उस टाइम में क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज बाई मिनिमम वोल्टेज, वोल्टेज मैक्सिमम बाई मिनिमम वोल्टेज. यहाँ पे देखो ऊपर में जो है स्टैंडिंग वेव रेशियो से लिखा हुआ है. दैट इज व्हाई यहाँ पे मतलब मैक्सिमम वोल्टेज और करंट बोथ टर्म लिखा हुआ है, वोल्टेज एंड करंट बोथ टर्म लिखा हुआ है. लेकिन अगर तुम लोग VSWR मेजर करोगे तो Vmax बाई Vmin. अगर तुम लोग करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो मेजर करोगे, दैट मींस ISWR मेजर करोगे, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा Imax बाई Imin. गलती मत करना कि सर बोले स्टैंडिंग वेव मतलब VSWR इक्वल्स टू लिख के तुम लोग दोनों ही लिख दो, ऐसा नहीं है. ये स्टैंडिंग वेव रेशियो का डेफिनेशन है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज और करंट बाई मिनिमम वोल्टेज और करंट. सो अगर हम लोग करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालेंगे तो Imax बाई Imin. ठीक है, क्लियर हुआ. सो मैक्सिमम वोल्टेज और करंट बाय मिनिमम वोल्टेज और करंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो. नाउ रो इक्वल्स टू VSWR, रो इक्वल्स टू VSWR.
ओके, सो इट इज वी मैक्स बाय वी मीन, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे माइनस, क्योंकि एज बिकॉज देयर इज सम डायरेक्शन देन वी मे हैव get some negative sign, but we have to ignore this. Okay, we have to deal with only positive value because हम लोग पावर कैलकुलेशन कर रहे हैं, मॉड लेके करेंगे इसलिए. So Vmax by Vmin or Imax by Imin if we find out the ISWR also. So this is the basic definition. और लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी VSWR लेके काम करेंगे. ओके, सो VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं. क्या है कि टाउ इक्वल्स टू, ये जो टाउ है, सॉरी टाउ बोल रहे हैं, गामा, गामा इक्वल्स टू ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस ZL minus Z0 by ZL plus Z0. This is the value of gamma. Okay, so first we have to find out the reflection coefficient gamma. Then only we can find out the value of VSW. सबको अपना अपना वॉइस म्यूट. Okay, fine. So first, if you need to calculate the value of VSWR, but we cannot directly calculate the value if there is given the load impedance of load impedance and characteristics impedance. Okay, so अगर ये load impedance ZL and Z0 दिया हुआ है, then directly VSWR find out करने के लिए first you have to calculate the reflection coefficient. एंड जो फॉर्मूला जो है, मतलब दोनों का जो रिलेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट मींस रो इक्वल्स टू 1 प्लस टाउ बाई 1 माइनस टाउ, 1 प्लस टाउ बाई 1 माइनस टाउ. याद रखोगे, ठीक है. ये VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है. सो जैसा कि हम लोग देखे कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का रेंज है फ्रॉम 0 to 1, तो VSWR का रेंज भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते. कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल VSWR, मतलब एक बार तो हम लोग कंडीशन लेंगे कि व्हेन गामा इज इक्वल टू 0, दैट मींस सारा जो पावर है वो ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि सारा जो पावर ट्रांसमिट होगा तो उस केस में गामा का वैल्यू हो जाता है 0. तो वो कंडीशन पे तुम लोग सिंपल इस फॉर्मूला में पुट अगर कर दोगे, ये इस फॉर्मूला में अगर पुट कर दोगे गामा का वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/1 गामा इक्वल्स टू 0 when all the power is reflected by all the power is transmitted. So 1, क्या होगा आंसर 1 है ना. सो सारा पावर जब ट्रांसमिट हो जाएगा तो उस समय हम लोग का VSWR का वैल्यू हो जाएगा 1. क्लियर हुआ? तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस, MCQs क्वेश्चन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन ऑल द पावर इज ट्रांसमिटेड इन अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VSWR. तो सिंपल वो कहाँ से हो रहा है, इस फॉर्मूला से तुम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि यू नो द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू, क्योंकि यू नो कि व्हेन ऑल द पावर इज ट्रांसमिटेड देन द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू इज 0. वो पुट कर दोगे. और उसका ऑपोजिट केस क्या होगा हम नीचे बाद में शो करेंगे. ऑपोजिट केस में क्या होगा, जब टोटल पावर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रहा है, जब टोटल पावर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रहा है उस केस में क्या होगा, टाउ का वैल्यू 1. राइट, टाउ का वैल्यू हो जाएगा 1. ठीक है, तो इस समय VSWR का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से तुम लोग पता कर सकते हो 1 + 1 बाई 1 माइनस 1. सो नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो your answer would be infinite. Clear हुआ? So when all the power is reflected back, that time
when all the power is reflected back, that time your VSWR value will be infinite. So ये इस इक्वेशन से क्लियरली तुम लोग को ये पता चल जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है गूगल क्लासरूम में, ये शेयर भी किया हुआ है, नोट डाउन कर लेना। ऑलरेडी बुक्स अगर ई बुक्स डाउनलोड किए हो तो उसमें भी है, गूगल क्लासरूम में ई बुक्स भी दिया हुआ है। सो इसका रेंज जो है, सो दोनों कंडीशन लिखा हुआ है VSWR, एक तो टाउ इक्वल्स टू 0 कंडीशन में, और VSWR गामा, सॉरी हम बार बार टाउ बोल दे रहे हैं कि VSWR गामा इक्वल्स टू 0 कंडीशन में, दैट मींस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 कंडीशन में, और VSWR गामा इक्वल्स टू 1 उसमें इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, एंड इस बीच में जो भी पावर रहेगा, क्योंकि दिस आर द टू एटमोस्ट, मतलब अपर केस एंड लोअर केस है ना, दैट मींस इधर सारा पावर ट्रांसमिट हो जाएगा या फिर सारा पावर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम मतलब प्रैक्टिकल केसेस में क्या होगा, इस दोनों बीच के मतलब कुछ 100% ट्रांसमिट भी नहीं करेगा और 100% रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ ट्रांसमिट होगा। देन क्या कंक्लूजन में आ सकता है कि देयर मस्ट बी सम VSWR with the value in between 1 and infinite। ओके, जैसे जैसे जितना तुम्हारा मतलब जितना ट्रांसमिशन मतलब अच्छा होगा, उतना VSWR का वैल्यू कम होगा। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं है कि VSWR का वैल्यू मतलब किसी का मान लो 100 और किसी का मान लो 3, तो which one is better in terms of transmission, in terms of radiation, which one is better? बोलो, VSWR का वैल्यू एक है 300 और एक है 3, which one is better? Which one is better in terms of radiation? सर जो कम होगा वो अच्छा होगा। राइट, जो कम होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एकदम प्रॉपर 100% रेडिएशन अगर होगा तो उस केस में VSWR का वैल्यू होगा 1, और जैसा जैसा मतलब लाइन में डिस्टॉर्शन रहेगा या फिर लाइन में मिसमैच ज्यादा होने लगेगा तो VSWR का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्लियर? ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि दोनों और उसका एक कर्व है रिलेशन। अगर मान लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है, तो डेफिनेटली तुम लोग तो फॉर्मूला से उसको दिखाओगे, एंड ये कर्व भी मेंशन कर देना, ठीक है। इस साइड में है VSWR एंड इस साइड में है गामा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। देखो इस पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि दिस इज one, just a second। ओके, सो इस पॉइंट से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक 0 लिख दिए हैं, यहाँ पे होगा 1। चलिए विजिबल थोड़ा सा लाइट भी कम है, 1 होगा यहाँ पे, 1 ही है आई थिंक, 1 इस पॉइंट पे है 1, ये 2 है। दिस इज नॉट 0, याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट द 0 बिकॉज VSWR का वैल्यू कभी 0 नहीं होता है। VSWR का वैल्यू कभी 0 नहीं होता है, यू नो दिस थिंग। VSWR का वैल्यू होगा 1 to अप टू इनफाइनाइट तक। ओके, सो व्हेन VSWR का वैल्यू 1, यहाँ पे जो 1 है उस समय रिफ्लेक्शन क्या मिलता है हम लोग का 0, और उल्टा करके बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन अगर 0 है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू, दैट टाइम वी विल गेट द VSWR वैल्यू 1। देन धीरे धीरे जब हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को इंक्रीज कर रहे हैं उस समय VSWR का वैल्यू भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इट इज सिंपल, मतलब वो जो फॉर्मूला है उससे तुम लोगों का मिल जा रहा है। व्हेन रिफ्लेक्शन इज 0, दैट टाइम VSWR का वैल्यू है 1, ठीक है। देखो ना ऊपर में,
व्हेन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू इज 0 दैट टाइम VSWR का वैल्यू है 1। ओके, व्हेन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू है 1 उस समय VSWR का वैल्यू है इनफाइनाइट। ओके, सो यहाँ पे तो 1 शो नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स ये कर्व जो है ऊपर तक जा रहा है। इट मस्ट बी सम इंक्लाइंड, इस तरह से फ्लैट नहीं होगा, ये इस तरह से ऊपर तक चला जाएगा। दैट मीन्स जब 1 हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू, VSWR का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके, सो ये ग्राफ भी तुम लोग दोगे। नाउ कमिंग टू द वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें तुम लोग का एक ट्रांसमिशन लाइन का कॉपी में ये प्रॉब्लम नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। सर रेड पेन वाला वो हटा दीजिए सर, जो हाँ बना हटा दे रहे उसी को हटाना चाहिए। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा सा हेजी है तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो कि ट्रांसमिशन लाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ of 50 plus j 0.01, 50 plus j 0.01 ohm. A transmission line has a characteristic impedance of 50 plus j 0.01 ohm and is terminated in a load impedance of 73 minus j 42.5 ohm. Okay, these are the two value. That means एक दिया हुआ है जेड नॉट का वैल्यू, एक दिया हुआ है जेड एल का वैल्यू। ओके, a transmission line has a characteristic impedance. A transmission line has a characteristic impedance. Characteristic impedance का मतलब हो रहा है जेड नॉट। सबको ये अच्छा से देखोगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ है सीखने का। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है जेड नॉट एंड लोड इंपीडेंस का मतलब है जेड एल। ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। क्या बोला गया है कि कैलकुलेट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड VSWR, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट टाउ एंड VSWR रो। सो यू नो दैट हम क्या बोले कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन को अगर मान लो सिर्फ VSWR फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता तो उस केस में तुम लोग को फर्स्ट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना ही पड़ता, उसके बाद रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर्मूला से तुम लोग VSWR फाइंड आउट करोगे, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि VSWR इक्वल्स टू 1 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा। तो सबसे पहले हम लोग का गामा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये गामा का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम आई थिंक सबको नोट डाउन कर लिए हो, तो वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंट है, वैल्यू नोट डाउन कर चुके हो तो हम इसको इरेज कर रहे हैं रेड वाला। तो सबसे पहले गामा फाइंड आउट करने के लिए क्या हम लोग का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा सर? ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट। वेरी गुड। सो ZL माइनस जेड नॉट बाई ZL प्लस जेड नॉट। सो ZL माइनस जेड नॉट अगर हम इसको नीचे करते हैं, देखो we know the value of ZL gamma is ZL minus Z naught by ZL plus Z naught। तो दोनों का वैल्यू हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ओके। 73 माइनस J42.5 माइनस जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ZL माइनस Z naught by ZL प्लस Z naught। सेम थिंग्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, बट ऊपर में माइनस एंड नीचे में प्लस। ओके, नाउ द मेन थिंग इज कि इससे ये कैलकुलेशन कैसे होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि इट इज इन योर कार्टेशियन फॉर्म। ओके, दिस इज योर कार्टेशियन। देयर आर टू फॉर्मेट बेसिकली होता है मैथमेटिक्स में, एक कार्टेशियन एक पोलर। सो हम लोग को जो करना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए पोलर फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। ओके, सो ये आता है तुम लोगों को? अगर नहीं आता है तो फिर सुनो ध्यान से, क्योंकि ये हम एक बोल दे रहे हैं लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फिर मैथमेटिक्स तुम लोग का इससे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये अगर सिर्फ अगर मान लो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट अगर नहीं रहता
तो फिर ये प्रॉब्लम तुम लोग आराम से सॉल्व कर देते, है ना। लेकिन एज बिकॉज देयर आर सम इमेजिनरी पार्ट, दैट मींस जे टर्म दिया हुआ है, जे या फिर आई जो भी है, कॉम्प्लेक्स टर्म इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, तो इस केस में हम लोग को थोड़ा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर मान लो एक हम बेसिक मतलब बोलना चाहेंगे, इसके बाद कोई क्लास है? यस सर। सपोज मान लो a प्लस जे बी दिया हुआ है, ओके। इसके साथ तुम सम कर रहे हो b प्लस जे सी, सॉरी c प्लस जे सी प्लस जे डी, ये दोनों टर्म मान लो दिया हुआ है, ओके। कैसे सम करोगे? तो सिंपली ये जो इसका जो रियल पार्ट है, ठीक है, इसका जो रियल पार्ट है ये दोनों ऑटोमेटिक सम हो जाता है। दैट मीन्स a प्लस सी हो जाएगा, इसमें हम प्रोसेस बता रहे हैं, a प्लस सी हो जाएगा। दैट मीन्स रियल, दोनों रियल पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 73 एक तो है, और ये अगर ब्रैकेट अगर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट अगर हट जाएगा तो फिर क्या होगा, -50 माइनस हो जाएगा ये टर्म, है ना। तो ये 73 एंड 50 ये दोनों के बीच में तो ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली नीचे भी 73 एंड 50 के बीच में ऑपरेशन हो जाएगा। दीज आर द रियल पार्ट। लेकिन इमेजिनरी पार्ट में कैसे कैलकुलेशन करोगे? ये J42.5 एंड J0.01, नीचे में J42.5 एंड J0.01, ये दोनों पार्ट में भी ना आपस में इमेजिनरी पार्ट में नॉर्मल अलजेब्रा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इफ इट इज माइनस J42.5 एंड ये अगर है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस J0.01, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -J42 क्या हो जाएगा, एक तो बढ़ जाएगा, 42.0.01 है, तो इसमें हो जाएगा 0.015, इसमें तुम्हारा हो जाएगा कितना होगा, 50 है वो, तो हो जाएगा 6। Is it correct? 42.5 इसके साथ 0.01 कैलकुलेट करने के सेकेंड में से 0.01। ओके, सो अभी जो मेन इंटरेस्टिंग जो थिंग है, देखो यहाँ पे हम मतलब ये एक लियाओ का एग्जाम्पल है, ठीक है, लियाओ का एग्जाम्पल है। लेकिन अच्छा, क्लास अगर खत्म हो गया ना, मतलब ये अगर अभी आई थिंक कट जाएगा, तो अभी तुरंत ज्वाइन करोगे और ये एग्जाम, ये मतलब प्रॉब्लम हम कंप्लीट करेंगे, और 2 मिनट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात करना है कि इसको कैसे मतलब सॉल्व किया जाता है, ये बुक्स में नहीं लिखा सर, हुआ। हाँ बोलो। सर मैग्नीट्यूड निकाल के और जो जे वाला टर्म है ना, उसका सर tan इनवर्स करके ले लेंगे तो आ जाएगा सर दोनों। तो आई थिंक तुमको पता है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट्स को पता नहीं है। सो अगर ये कट हो जाएगा, 5 मिनट्स टाइम आई विल टेक। सो इसका मतलब प्रोसेस कैसा होता है वो हमको बोलना है, क्योंकि नहीं तो तुम लोग को बुक में ये प्रोसेस नहीं दिखाया गया है, ठीक है। इसको अभी काट हो जाएगा, तो जितना देर तक चल रहा है हम एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं। सो तो ये हम एकदम